अस्सलामुअलैकुम। आज 300 शुमारे में मैं आपका मेज़बान नसीम दुरानी आप अपने नाजरीन का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। हमारे साथ बैठे हुए कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला से आए हुए मेहमान, जिनका तारुफ आपको करवा दूँ। मेरे बाएं जानब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे फयाज़ हमीद साहब हैं, जो जर्नलिस्ट राइटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं कुपवाड़ा के। ये इम्तियाज़ कटारिया जी हैं, जो एक पॉलिटिकली एक्टिविस्ट भी हैं, किसी पार्टी रूलिंग पार्टी से वाबस्ता भी रहे हैं। महराज जी हैं, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हैं। आरिफ हैं, एक यंग स्टूडेंट्स हैं, और नज़ाकत हैं, ये भी एक यंग स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी सारी NGOs के साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे दाएं जानब फारूक रखीस जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं, पिछले 10 सालों के इनके पास तजर्बा है। और वकार खान हैं, ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं। मेरे साथ गुलाम जलानी है, इनका भी 10 साल का तजर्बा है, ये भी एक सोशल एक्टिविज़म काम कर रहे हैं। मेरे साथ इशफाक हुसैन हैं, ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं। और जो मेरे मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाल ही में DDC इलेक्शन लड़के आए हैं, शहनवाज हुसैन हैं। आज हम इस प्रोग्राम में बदलते नए कश्मीर के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में अमन और तरक्की का दौर कैसे शुरू हुआ, कश्मीर के नौजवान देश की तरक्की में कैसे हिस्सा ले रहे हैं। पहले तो जब ये दफ़ा 370-35 की टेंशन हमारी जम्मू कश्मीर में आ गई, उस समय भी हमारे 5-6 महीने गुजर गए। उसके बाद जो ही एक नया दौर, एक नया मोड़ लिया हमारी गवर्नमेंट ने, चाहा कि हम कुछ डेवलपमेंट करें जम्मू कश्मीर को लेकर, तो ऐसा हुआ ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से एक कहर नाज़िल हुआ, पूरे आलम पर हुआ। ये हमारे जम्मू कश्मीर की बदनसीबी नहीं है, पूरे आलम की बदनसीबी है, जिसको आप सब कोरोना वायरस से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जानते हैं। डेवलपमेंट जितनी होनी थी उतनी हुई नहीं है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। मगर क्यों नहीं हुई है, इसके लिए जो कोरोना वायरस की जो ये टेंशन थी, इसको मैं सबसे बड़ा ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। मगर जब से जम्मू कश्मीर में, खासकर मरकज़ में बात करूँ, सरकार बनी है, डेवलपमेंट हुई है। जो पिछली सरकारें थी उन्होंने वोट बैंक के ज़रिए वादे किए, सिर्फ वादे किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर हमारे जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर इंतज़ामिया आई, तो वो काम जो 70 सालों में नहीं हुए, वो 6 महीने में हुए। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ अपनी सरकार को, हमारे जो प्रधानमंत्री उनको सल्यूट करता हूँ, अपने जो भी अध्यक्ष पार्टी के उनको, क्योंकि इन्होंने ये जो कुंभा परवरी है, इससे दूर होकर जब, अरे भाई आज हाल ही में जो DDC इंतखाबात हुए हैं, उसमें क्या बात हुई है? सबसे बड़ी बात जो है, लोगों ने जमहूरियत के लिए वोट दिया है, लोगों ने हिंदुस्तान के लिए वोट दिया, तरक्की के लिए वोट दिया। तो आरिफ, मैं आपके पास आता हूँ, आप एक युवा हैं, क्या युवा जो यंग जनरेशन है UT इंतज़ामिया से खुश है? यहाँ पे तरक्याती काम जो हैं? हाँ, बिल्कुल सही सी बात है। जो आजकल के युवा हैं ये बहुत खुश हैं। किस लिहाज से खुश है मैं आपको बताता हूँ। पहली बार ऐसा देखा गया है 2020-2021 का जो 2020 में बजट, निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, उनने 1,01,00,000 का बजट जो कश्मीर के लिए दिया गया था। पहली बार ऐसा हाई बजट जो था वो कश्मीर UT के लिए हुआ। युवा इस बात से खुश है। यहाँ पे 2 एम्स कॉलेज दी गई, यहाँ पे 504 अपेरेंट्स के लिए सीटें बढ़ाई गई, मेडिकल्स, बहुत सारे मेडिकल्स कॉलेज आए। और युवा इस बात से ज़्यादा खुश हैं, हमारी योजना जो यहाँ पे चली उससे 12,000 अब तक 12,000 जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की। 7,500 स्टूडेंट्स हैं जो अभी इसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो युवा बहुत इस चीज़ को लेके बड़े खुश हैं। तो वकार, मैं आपके पास आता हूँ, क्या आपको लग रहा है जैसे इन सबों ने अपने अपनी तरफ से जो बातें रखी कि डेवलपमेंट हुई, 70 साल के बाद बॉर्डर एरियाज़ पे भी रोशनी, जो लाइट का सिस्टम निज़ाम बनाया गया? सबसे पहली बात कि 70 साल से हम लोग जो थे वो अंधेरे में थे, हमें दुनिया का कुछ पता नहीं था। इस साल हिंदुस्तान गवर्नमेंट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने 70 साल के बाद देखा कि हमारे लोग जो हैं वो कहां कहां बसते हैं, वो कहां कहां रहते हैं। हमारे पास बिजली आई, हमारे पास रोड हुई, रोड को ब्लैक टॉप हुआ, जहां पे हम सुबह निकलते थे शाम को पहुंचते थे। 6 महीने से हम कट ऑफ रहते थे। हम सुबह निकलते थे, जहाँ पे हमें 10 घंटे लगते थे वहाँ पे हमें 3 घंटे लगते हैं। ये तो गवर्नमेंट का, तो हम तो गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं, इससे तो हमारे लोगों को मतलब फ़ायदा हुआ। हमारे लोग जब विंटर में निकलते थे, हमारे लोग, हमारी जो मतलब मेरी माएँ बहनें जो निकलती थी, जो हमला औरतें थी, उनकी आधे रास्ते में तो उनकी डेथ हो जाती थी। तो महराज,
जहाँ तक इन सबों ने अपने अपनी राय रखी कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सियासी पार्टियाँ हुआ करती थी ये पूरा निर्दोष उनको ठहरा रहे हैं और यूटी इंतज़ामिया से ये पूरे खुश नज़र आ रहे हैं। तो क्या आपको भी लग रहा है, आप भी एक पॉलिटिशियन पार्टी से हैं, आप भी, आपकी जो फैमिली है वो पॉलिटिशियन है, तो क्या आप ये इस चीज़ पे मुतफिक हैं? मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जब से हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है तब से यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम थे उनकी स्पीड जो है इंक्रीज़ हुई है। हड़ताली सियासत का कश्मीर की माहियत पर क्या असर रहा? वकार, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो इकोनॉमिकली यहाँ पे हड़ताली सियासत से ये लोग जो चलते हैं वो चलते हैं किस पे? टूरिज्म पे। अगर टूरिज्म बंद हो गया, हड़ताल शुरू हो गई, हड़तालों में तो लोग अपने घर बैठेंगे तो कमाने का जरिया तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया ना। जब इंसान के पास कमाने का जरिया नहीं हो जाएगा वो तो पीछे चला आएगा ना, वो तो आगे कहाँ चल पाएगा। लिहाजा ये तो मैं आपको यही बताऊंगा कि हड़ताल की वजह से हमेशा कश्मीर को नुकसान हुआ है और आगे भी अगर हड़ताल कभी हो वो कश्मीर के लिए नुकसान है। मैं तो सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि कश्मीर में हालात सेट रहने चाहिए, कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिए। अगर जब हड़ताल नहीं होगी तो कश्मीर ऑटोमेटिकली हर एक स्टेट से आगे जाता था और इंशाअल्लाह आगे जाएगा। शहनवाज, मैं इसी चीज़ को आपके पास लेके आ रहा हूँ कि जैसा कि इसने कहा, मैंने कहा कि जो यहाँ पे इकनॉमी डाउन होती है, आप भी एक सियासत का हिस्सा हैं, तो क्या कहीं आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो रूलिंग सरकारें थी क्या उनका इस हड़ताल में हाथ था? देखो वसीम भाई, यहाँ की लोकल सरकार की बात करें, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी, तो उनका एक पार्ट जो है हुर्रियत का, GRS गिलानी साहब का कॉल है, आज पूरी दुकानें बंद रहेंगी, मार्केट बंद रहेगा, उसका लाभ डायरेक्ट तो उनको मिलता था। आम जनता जो रेडी लगा के अपना रोज़गार अवेलेबल कर रही है, कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो सीधा असर उनके ऊपर पड़ता। तो इन लोगों ने क्या किया कि हमेशा इसी चीज़ को लेके कश्मीर के अंदर एक दहशत, प्रोटेस्ट करवाना, हड़ताल कराना और बाहर के लोगों को यह दिखाना कि कश्मीर के हालात सही नहीं है, कश्मीर के हालात सही नहीं है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है, तो गुमराह करके यूथ्स को इस चीज़ के अंदर लगाना और बाहर के लोगों को ये दिखाना कि यहाँ पे भाई हालात सही नहीं है, पत्थरबाजी हो रही है, देखो वहाँ बंद है, तो कोई भी यहाँ आने से डर रहा है। तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? 370 हटा तो अभी कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। पिछले आप देख रहे हैं जब से गवर्नर राज यहाँ पे लागू किया गया तब से कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, कोई हड़ताल नहीं हो रहा है। फैज साहब, आपको नहीं लग रहा है कि ये इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था, जो यहाँ पे पॉलिटिशियन सियासत के वजह से जो इकनॉमी डाउन होती थी, या हुर्रियत इस पे ज़्यादा रोल रहा है, या क्या युवा और उनके बीच में कोई कंटेक्स्ट थे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिटिक्स यहाँ पिछले कई सालों से जब से हमने भी होश संभाला है, हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो यहाँ पे हो रही है, जो मेन स्ट्रीम हमारी जो यहाँ पे सरकारें चला रही है, उन्होंने पॉलिटिक्स सिर्फ हड़ताल पे की है। उसमें आप देख सकते हैं कि जब एक पार्टी इक़्तिदार में होती थी तो दूसरी पार्टी इस चीज़ को बढ़ावा देती थी कि हड़ताल हो यहाँ पे, उसमें आप मेन स्ट्रीम पार्टी को साइड लाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक पार्टी का कुर्सी पे आना, दूसरी पार्टी का उसको गिराने के लिए हड़ताल का सहारा लेना या हड़ताल को सपोर्ट करना, ये कई सालों से चलता आ रहा है। लेकिन अब लग रहा है जब से ये हमारे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, या इससे पहले गवर्नर रूल था, तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी कमी आई है। और मुझे लगता है बेहतरी ये है कि अगर हम जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है, अगर वो इस बात को देखें कि हमें इस कौम को सुधारना है या इस कौम की दर्द है उन्हें, तो उन्हें इस जो हड़ताल की सियासत है इसको एक बार के लिए खैर बात करना होगा, उसके बाद ही शायद इस कौम की भला हो सकती है। फारूक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ इसी सवाल को लेके कि आप इस सवाल को किस नज़र से देखते हैं? मैं नसीम आप पूरी सारी टीम का वेलकम करता हूँ। जैसे कि फ़याज़ हमीद साहब ने कहा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि कश्मीर की सियासत पे मतलब ये जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं, एनसी या कोई भी कांग्रेस, मतलब अपनी चाचागिरी सियासत करती थी, इन्होंने बंद कर दिए, आर्टिकल रिमूव हो गया, अब गरीब लोग को अपना हक मिल रहा है। और उम्मीद कर रहे हैं हम सेंट्रल मर्कज़ सरकार से कि आइंदा भी ऐसे अच्छे डेवलपमेंट के काम करें। हमीद साहब ने यहाँ पे अभी कहा कि यहाँ पे एक अपोजिशन पार्टी जो है वो हमेशा हड़ताल का सहारा लेती थी। अगर सच में ये जो हमारे सियासतदान हैं, अगर ये चाहते हैं कि हमारी कौम की, हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के अवाम की तरक्की हो, तो इनको एक बार इस हड़ताल वाले सिस्टम को खैर बात कहना ही होगा। हाल ही में जो DDC इलेक्शन हुआ, नौजवानों ने चढ़ बढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, ऐसा क्यों देखा? देखिए, जो DDC इलेक्शन में ये नौजवान ही नहीं, मुझे लगता है मेजॉरिटी जो है बुज़ुर्ग जो लोग हैं वो भी आए, जो पहली बार वोट डालने वाले नौजवान हैं वो भी आए,
यहाँ तक कि ख़वातीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी जो इस उम्मीद से बाहर आए कि जो पुराने यहाँ पे मेन स्ट्रीम है उनसे लोग थक गए हैं। लोग चाहते हैं कि नए चेहरे सामने आए। लोगों ने इस उम्मीद से वोट दिए हैं कि शायद तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। इनकी सियासत खत्म हो रही थी क्योंकि इनको लगा अगर आज तक ये एक थाली पे नहीं आए, अब क्यों आए, अब क्यों आए? अब इनको पता लगे कि लोग हमें झाड़ू मार रहे हैं, लोग हमें निकाल रहे हैं। नहीं, मैं यूथ का कह रहा हूँ, बड़े पीएचडी स्कॉलर यूथ आए इसमें, चाहे उसमें मेल थे या फीमेल थे। लिसन नसीम भाई, मैं आपको उसी ट्रैक पे लेके जा रहा हूँ। आपने जो क्वेश्चन किया कि यूथ इस चीज से खुश क्यों हुआ और यूथ सामने क्यों आए, यूथ इसलिए सामने आए कि यूथ को गवर्नमेंट ने मौका दिया कि आप भी आओ और इलेक्शन लड़ो, आप आओ अपनी खिदमत करो, क्योंकि जो खानदानी राज था, खानदानी राज को खत्म किया गया। गांव के अंदर एक सरपंच डायरेक्ट उसके खाते में पैसा जा रहा है, 10 लाख रुपया उसके खाते में जा रहा है, उस गांव में जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव लिया तो ये आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में 2022-23 तक ये आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। फारूक भाई, आप इस चीज़ को किस हद तक कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि जो हुर्रियत लीडर जो थे इनका क्या टैरिफ फंडिंग जो थी वो बंद हो गया? क्या कोई और कंट्री इनकी फंडिंग कर रही थी जैसे डायरेक्टली पाकिस्तान को हम यहाँ पे लागू करते? क्या जैसे कि नसीम भाई, आप फ्याज साहब ने कहा, इम्तियाज साहब ने कहा, टेरर फंडिंग का क्या मसला है, क्या नहीं है, वो एक अलग मैटर है। अलबत्ता जो मेन स्ट्रीम थी उसका इसमें अहम रोल था। आरिफ, आपको क्या लग रहा है जो 370 और 33A के हटने के बाद यहाँ पे ऐसे वाक़ाओं में कमी आई है? हाँ बिल्कुल कमी तो आई। जैसे हमीद साहब ने कहा कि हमें ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जिसमें दूसरे मुल्क पे निशाना तान, उससे इसकी पॉलिसीज़ चेंज की जाएं। जैसे सोशल नेटवर्क में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनकी पॉलिसियाँ ऐसी बनाई जाएं, साइबर पुलिस इन पर अच्छी तरह से काम करे, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। जहाँ हम बैठे भी हैं, हमारे पीछे जो आप सब देख सकते हैं जो मकान नज़र आ रहे हैं वो कश्मीरी पंटू के हैं। क्या कश्मीरी पंटू के साथ ये सच है इस्तेहाल हुआ, मिलिटेंटू ने उस टाइम उनको यहाँ पे उनके साथ जुल्म किए, वो यहाँ अपनी जगह ही छोड़ के दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो गए? देखिए नसीम भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीरी पंडित हमारे जो भाई हैं वो हमारे कश्मीर का एक हिस्सा हैं, कश्मीरियत का हिस्सा हैं, इंसानियत का हिस्सा हैं। उनके साथ उस टाइम बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वो इस टाइम आधे जम्मू में रह रहे हैं, कुछ दिल्ली में रह रहे हैं, एज अ माइग्रेंट वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनको अपनी सरज़मीन से वो इस टाइम महरूम है। तो कश्मीरी पंडित भाई जो हैं हमारे, वो इस कश्मीर का हिस्सा हैं और हमारे भाईचारे का हिस्सा हैं। उनके बिना हमारे जो कश्मीरियत है वो बिल्कुल नामुकम्मल है। जब तक वो यहाँ पे नहीं आएंगे हम मुकम्मल यहाँ पे नहीं हो सकते और अपने भाईचारे को आगे नहीं बढ़ा सकते। फैज साहब, आपको क्या लग रहा है ये सच था? आप यहाँ पे कई सालों से, काफ़ी आपका तजर्बा हो गया, मीडिया के हवाले से काम किया, क्या ये सच है कि कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई? देखिए, जिस दिन कश्मीरी पंडित भाई हमारे यहाँ से जब उन्होंने हिजरत की है, उनको कोई चारा नहीं था यहाँ से भागने के सिवा। क्यों, आखिर क्यों, आपको क्यों लग रहा है? देखिए, उस दिन जो माहौल था, माहौल ये था कि बंदूक जब यहाँ आई थी तो बंदूक के डर को लेकर वो यहाँ से भाग गए थे और कई जगहों पर कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म भी हुआ, ये हमें मानना है। अब ये हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। भाई, आपने ये एक बहुत अच्छा मुद्दा यहाँ पे उठाया जो हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का उठाया है। जहाँ पे इस टाइम हम बैठे हुए हैं, आप ये यहाँ पे नज़र मार सकते हैं, हमारे दाएं साइड में, बाएं साइड में, ये हमने तभी ये बात हिलाई कि हम जहाँ बैठे हैं इस वक्त, जो हमारा शो हो रहा है, जी जी, तो ये हमारे पीछे जो है ये उन्हीं के मकान हैं। अक्सर वो किसी जुल्म और सितम के मारे यहाँ छोड़ कर गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक एग्जांपल है कि हमारे कश्मीरी पंडितों के ये जो मकान हैं यहाँ पे ये इस टाइम वीरान पड़े हुए हैं। और आपके इस माध्यम से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, जम्मू कश्मीर की आवाम से भी, हर एक से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को यहाँ वापस लाने में अपना ताउन पेश करें और ख़ासतर यूथ, क्योंकि आजकल जितनी भी बागडोर है वो यूथ के हाथ में है, तो वो अपना ताउन पेश करें ताकि हमारे कश्मीरी जो जितने भी बहन भाई हैं वो वापस अपनी रियासत में आके अपने घर को फिर से आबाद करें। पाकिस्तान के अंदर जो 90s में हमारे लोग भागे हैं, जो 90s में यहाँ से शिफ्ट हुए, वो आज तक उनको क्यों नहीं अपना रहा है? जब वो कहता है कि कश्मीर मेरा है, मुझे कश्मीर दो, यार तुझे कश्मीर छोड़, तुझे पहले जो कश्मीरी जो तेरे पास है उसको तो अपना, उनको तो वहां की सिटीजनशिप दे, उनको तो अपना बना। जब तू उनको अपना नहीं बनाएगा तो हमें कहाँ बनाएगा? हमें तो फख्र है कि हम हिंदुस्तान में आए और हम हिंदुस्तान में रह रहे और हमें हर चीज का हक है।
हमें यहाँ पे बोलने का हक है, हमें यहाँ पे वोट देने का हक है, हमें यहाँ पे अपनी ज़मीन के, हम तो दिल्ली में जाके ज़मीन ले सकते हैं, हम तो दिल्ली में जाके अपना मकान, मैं तो दिल्ली में जाके इलेक्शन लड़ सकता हूँ। ये एक टेररिस्ट मुल्क है, क्योंकि कभी वो कश्मीर को लेकर राजनीति करता है, कभी वो अफगानिस्तान को लेकर राजनीति करता है, कभी वो चीन को बाप मानता है। मैं ये मानना चाहता हूँ, मेरी एक ही मैसेज रहेगी तमाम जितने भी हमारे मुझे इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में अगर उसको मेंबर बनना है तो सबसे पहले उसको टेररिज्म तर्क करना होगा। इम्तियाज़, मैं अगला सवाल आपके पास लेके आ रहा हूँ। हुर्रियत लीडर क्यों नहीं NI रेड के खिलाफ प्रोटेस्ट करवा रहे हैं? अरे भाई, प्रोटेस्ट तब करवाएंगे जब उनको प्रोटेस्ट करने वाला कोई मिले। कैसे मिलेगा? देखो, पहले हमारे नौजवानों ने जो कुर्बानियाँ देनी थी वो दे, मगर गलत ट्रैक पर उन्होंने कुर्बानियाँ दी। अगर देश के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी होती तो काफ़ी हद तक हमें फ़ख्र होता। गलत रास्ते पर इसलिए चले। अभी आप ही मुझे बात बताइए, हमारे जो सेना के जवान खड़े हैं वो भी तो अपने पेट के लिए खड़े हैं। आप उसको पत्थर मारोगे, ये करोगे तो देख जैसे ही करनी वैसे ही भरनी। में ये बात आपको NIA के सपोर्टर बिल्कुल, वो शहनवाज भाई ने जब अभी बात की, दुकानें उनकी बंद हो चुकी हैं, ताले लग चुके हैं। अब खासकर जो हमारे हुर्रियत के लोग हैं, अब ये कभी भी, मैं इनको एक चैलेंज करता हूँ यहाँ से आपके माध्यम से, कि अगर आप लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि कश्मीर भी गलत हो रहा है, ज़रा आज एक प्रोटेस्ट करवा के दिखाइए आप। ये तो ओपन चैलेंज है उनके लिए। ये बिल्कुल एक ड्रामाबाजी था, ये राजनीति के लिए ये खेल चला रहे थे। इनका यही मानना था कि नौजवान हमारे साथ हैं, हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, जो सरासर गलत है। इशफाक, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि हुर्रियत लीडर क्यों नहीं NI रेड के खिलाफ आज प्रोटेस्ट करवा रहे हैं? हुर्रियत वालों ने अक्सर कश्मीर में बर्बादी और तबाही चाहिए। उन्होंने कभी कश्मीर का भला नहीं सोचा। उन्होंने अपनी दुकानें भरी, अपने बच्चों को अमेरिका, लंदन, कहाँ पढ़ाने के लिए भेज दिया, और भाई यहाँ के गरीब बच्चे पैसे दिए, भड़काया सियासत के खिलाफ। वो जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी वो हुर्रियत को बैकअप दे रही थी, हुर्रियत इनको बैकअप कर रही थी। फैज साहब, क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी शिया मुसलमान लोगों के साथ गलत हो रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, जो हालांकि मैं पाकिस्तान कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जो हम मीडिया पे देखते हैं वहाँ लगता है कि शिया लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। जाहिर सी बात है। वकार, आप इस बात को किस हद तक ले रहे हैं कि वहाँ सच है ये शिया मुसलमानों के साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, या मजहबी बेस पे वहाँ पे, या वोट खेला जाता, वोट कार्ड खेला जाता? मैं आपको छोटी सी, नसीम भाई, छोटी सी बात बताना चाहूँगा। ये बात ये है कि ये सियासत है। शिया सुन्नी, शिया सुन्नी क्या है? ये मजहबी तरीके जो इसको मजहब का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, नहीं, ये सियासत है कि शियों को सुन्नी के साथ टकराया जाए, शिया को अहले हदीसी के साथ टकराया जाए। ये सियासत है, ये सियासत की सरगर्मियां हैं। जब उनका अपना खाता खत्म हो जाता है, जीत के बैठ जाते हैं, फिर शिया जाने अपने काम में, सुन्नी जाने अपने काम में। ये तो सियासत है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बलूचिस्तान में हो रही है, इस बात को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं तो सबसे पहले बहुत खुश हूँ आपने ये सवाल मेरे से पूछा। जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है बलूचिस्तान में, ये पूरी दुनिया देख रही है। कश्मीर में तो सब ठीक ठाक होने के बावजूद भी बोल रहे हैं यहाँ पर नौजवानों को मारा जा रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे ज़रा मैं इंटरनेशनल जो मीडिया है उसका जो तवज्जो है वो बलूचिस्तान की ओर करना चाहता हूँ। ज़रा आप लोग देखिए जाकर क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। कितने हमारे जगह जगह मस्जिदों में बमबारी हो रही है। ये हिदर से जाकर हिंदुस्तान तो नहीं करवा रहा है। ये सब बहुत बड़ी चाल है इन लोगों की। ये बिल्कुल जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे, जिस तरह पाकिस्तान में हैं, इनको एक टारगेट बना रहे हैं और लोगों को लड़वाने की, डिवाइड एंड रूल का ये मसला लेकर ये बलूचिस्तान में भी ऐसी सियासत चला रहे हैं जैसी जम्मू कश्मीर में चल रही थी। अब मैं गुजारिश करता हूँ अपने जितने भी नौजवान हैं जो इस वक्त बलूचिस्तान के लोग मुझे देख रहे हैं, कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप अमन चाहते हो, ये पूरी दुनिया को पता है, मगर आपका जो अमन है इन लोगों को पसंद नहीं है। ये बिल्कुल आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे बना रहे हैं। जगह जगह पर आपके वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं, बाकी जो शिया मुस्लिम हैं, जो भी माइनॉरिटीज़ खासकर सिख लोग हैं, उनके साथ जुल्म कर रहे हैं ये मज़हब को लेकर। अरे भाई, मैं गुजारिश करता हूँ हमारे जो भी इंटरनेशनल बड़े बड़े लोग बैठे हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, इसको बंद करिए। कार मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ अगला क्वेश्चन लेके। क्या आपको लग रहा है जैसे कश्मीर में तरक्की हुई,
ایسے پی او کے کشمیر میں بھی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں؟ کشمیر ترقی کی راہ پر پوری دنیا میں سب سے آگے ہے، اس چیز کو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جہاں تک پاکستان کا مطلب پی او کے کا جہاں تک سننے میں آتا ہے وہ کشمیر سے 1000 گنا پیچھے، اتنی ڈیولپمنٹ مان لو ہمارے کشمیر سے 1000 گنا پیچھے ہے۔ بالکل۔ شاہنواز، آپ اس بات کو کس حد تک دیکھ رہے ہیں؟ جیسے وقار نے کہا کہ وہ 1000 گنا ہمارے پیچھے ہے اور ہماری کشمیر میں ترقی ہو رہی ہے، جیسے یہاں پہ ٹورزم کی بات کریں وہ سب سے زیادہ ہے، تو ویسے وہاں پہ ان کی کشمیر میں کیا ہے؟ دیکھیں سر، پی او کے کی بات کی جائے تو پی او کے اندر ان لوگوں کو صرف وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ صرف اسلحہ بنایا جاتا ہے اور ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ وہاں کی لوکل جو آرمیز ہیں، وہاں کی جو ایجنسیز ہیں، ان لوگوں کو وہاں پہ اس طریقے کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو پاکستان پی او کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے وہاں کی جو آرمی، تو آپ کے سامنے جو ہمیں آئے روز مطلب پی او کے اندر وہاں کے یوتھس کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایجوکیشن نہیں ہے وہاں پہ، باقی سسٹم نہیں ہے وہاں پہ، صرف ان کی کوشش ہے وہاں کی تو یہ لوگوں کو آتنکوادی بنانے کی، اسی چیز کے اوپر وہاں پہ جتنا بھی خرچہ ہو رہا ہے اسی چیز کو لے کے ہو رہا ہے، باقی ڈیولپمنٹ کو لے کے کوئی وہاں پہ ایسا سسٹم نہیں لیا جا رہا ہے، وہاں پہ ایسا انفراسٹرکچر نہیں یا ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیا جاتا ہے۔ پاکستان آرمی ملک چلاتی ہے، پاکستان آرمی ملک، پاکستان کا جو ملک چلتا ہے نا وہ پاکستان آرمی پہ ہی تو چلتا ہے۔ پاکستان کا جو پی ایم بنا کون بناتا ہے؟ یہ تو سبھی اس دنیا اس چیز سے واقف ہے نا۔ پاکستان کا کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ ایجنسیز بناتی ہیں، وہاں پہ جو سول گورنمنٹ ہے وہ نام کی ہے، یہاں پہ جو سول گورنمنٹ ہے وہ مالک ہے، یہاں کا پرائم منسٹر مالک ہے، وہاں کا پرائم منسٹر کٹ پتلی ہے، اس کو جہاں پہ ایجنسیز، جہاں پہ آرمی نچائے گی وہ ناچے گی۔ اشفاق، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں۔ وہی میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے وقار بھائی نے بولا، بالکل درست بولا کہ پاکستان گورنمنٹ آرمی کے بل بوتے پہ چل رہی ہے، جو آرمی کا رول ریگولیشن ہوگا وہ پاکستان گورنمنٹ چلائے گی اس کو۔ اور رہی بات ترقی کی، پاکستان میں ایک بات کی ترقی ضرور ہوئی ہے کہ جو پاکستان کے پی او کے میں لے کے چلو کہ اس میں وہ ٹیررسٹ کے ٹریننگ سینٹر بہت سارے بنے ہیں، وہاں سے کافی سارے لڑکوں کو ٹرین کر کے ہمارے کشمیر میں بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ مر کے آ جاؤ جلدی، کیونکہ زیادہ لمبا جینا ان کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ تو اس چیز کی ترقی ہے کیونکہ انہوں نے ٹیررسٹ کو خوب سارا تعاون دے رکھا ہے، اس چیز کی بہت ساری ترقی ہے، ادروائز باقی ساری دنیا جانتی ہے۔ امتیاز، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سیدھا اگلا کوشچن لے کے، کیا یہ سچ ہے پاکستان آرمی کے ہاتھ میں یہ سب کنٹرول ہے، جس کو چاہیں اس کو کرسی پہ بٹھا سکتے ہیں؟ بالکل میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں اور یہ ہے بھی حقیقت۔ جب سے پاکستان ہندوستان سے الگ ہوا ہے، میں اس کو آزاد نہیں مانتا ہوں آج بھی۔ کیوں الگ کیوں ہوا ہے؟ ان لوگوں نے ایک مذہب کو لے کر ایک نیا انیشیٹو چھیڑا تھا کہ ہم الگ جائیں گے، مسلمانوں کو ادھر یہ ہوگا، مسلمانوں کا گلستان نیا بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مگر آج میں ان جو ہمارے پاکستان میں مسلمان ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاکستان سے تو ہمارا ہندوستان 100 گنا اچھا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہمارے مسلمان ہیں وہ ہر چیز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ امتیاز، میں ڈیولپمنٹ کی یا اس چیز پہ بات نہیں کر رہا تھا، بات جو میں کر رہا تھا کہ جو کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے اس کو کرسی پہ بٹھا دیں۔ یہی تو بات ہے نا، جس کو چاہے اسی کو کرسی پر بٹھاتے بھی ہیں۔ ان کی سیاست جو ہے وہ آرمی، اس کو جو آرمی کا چیف ہے ان کا، وہ بالکل پاکستان کی حکومت آرمی چیف چلاتا ہے، نہ کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کا پی اے۔ میں ایسے مانتا ہوں پردھان منتری ہے جو پاکستان کے عمران خان صاحب، وہ جو قمر جاوید باجوہ جی ہیں ان کا پی اے ہے، وہ جو بولتا ہے رات کو یہ بیٹھ کر جو پروپیگنڈے بنا رہے ہیں دوسرے ملکوں کے خلاف، ان کا جو یہ بانڈا پھٹ چکا ہے ہر جگہ پوری دنیا میں، ان کا جو یہ اصلی روپ ہے، یہ رات کو کیا کرتے ہیں، دکھاتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ بالکل میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے کہ پاکستان کہیں ڈیولپمنٹ نہیں کر رہا ہے۔ ارے بھائی کس چیز کی ڈیولپمنٹ؟ آپ ایک بات مجھے بتائیے، وہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے جو بھی پیسہ جو بھی ہے اکنامیکلی، جو ڈیولپمنٹ جو ان کے پاس اپنی فنڈز ہیں، کچھ آدھا پاکستان تو چین کا گروی ہے۔ کون سی ڈیولپمنٹ؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چین کا جو ہے، جو چین کی جو پولیٹکس ہے وہ اس کو نچا رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ چین اور سینا چلا رہی ہے، میرا یہ ماننا ہے اس چیز کو لے کر۔ اشفاق، میں یہاں سے بارڈر شرنگ پہ آ رہا ہوں کہ جو بارڈر شرنگ ہوتی ہے اس سے ہماری مسلمان بستیوں کی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ابھی
कुछ दिन पहले ही शेलिंग हुई जो पाकिस्तान वालों ने की, बहुत धुआंधार शेलिंग की, जिसमें हमारी मस्जिद शरीफ थी वो भी शहीद की गई, काफ़ी सारे घरों को नुकसान हुआ, काफ़ी सारे लोग कैजुअल्टीज़ हुई है बहुत सारे। एक पाकिस्तान अगर वो अपने आप को मुसलमान मुल्क बोल के जा रहा है, आगे निकल रहा है, दुनिया को दावा कर रहा है कि हम मुसलमान हैं, अगर वो मुसलमान हैं, उनको भी पता है कि हमारे बॉर्डर उस तरफ इंडिया कश्मीर में बॉर्डर पे पूरे मुसलमान कर रहे हैं, तो वो मुसलमान गांव में ही क्यों शेलिंग करता है? तो ये उनका मुद्दा है कि वो बदनाम कर रहा है फिर इंडियन आर्मी को कि भाई ये इंडिया शेलिंग कर रहा है। अभी इंडिया शेलिंग कैंप के पास ही अगर घर है तो इंडिया वाले कहाँ उधरी तोप मारेंगे, तोप का गोला उधरी कहाँ पड़ेगा? ये एक सोचने वाली बात है। वो उनका ये पुराना चले आ रहा है कि भाई मारे हम और बदनाम करें इंडियन आर्मी को। ऐसा कुछ नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए उनको, पाकिस्तान वालों को, कि वो अपने ही पड़ोस में अपने ही घर वालों को मार रहे हैं। नज़ाकत क्या ये बात सच है कि पाकिस्तान की ओर से पहले फायरिंग होती है फिर वो हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद करता है? जी नसीम भाई, आपने सही फरमाया। जैसे उन्होंने बोला, वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी अपनी तली पे रख के जी रहे हैं। वहाँ पे मतलब ये पता नहीं किस टाइम शेलिंग होगी, एनी टाइम किसी टाइम भी हो सकती है। कि पिछली बार भी जो शेलिंग हुई उसमें एक मस्जिद शहीद हुई, कई मकान, कई कैजुअल्टीज़ हुई। आखिरकार ये पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं, यहाँ पे भी तो वही है। आखिर इनको सोचना चाहिए, एक गरीब आवाम अगर मारी जा रही है, शेलिंग में मारी जा रही है, घरों का नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? किस बिना पर ये सोच रहे हैं? मतलब शेलिंग हो रही है, अब इसका पता नहीं कि किस टाइम शेलिंग होगी। वो लोग इस तरह जी रहे हैं, एनी टाइम किसी वक्त भी हो सकती है। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान क्यों कर रहा है? वकार, आपकी कोई कमेंट इस बॉर्डर शेलिंग पे? हमने काफ़ी जानों का नजराना दिया है और काफ़ी जानें हमने खोई हैं इस बॉर्डर पे रहने पे। हमें फ़ख्र है कि अगर हम बॉर्डर पे रहते हैं और वहाँ पे जानों का नजराना देते हैं अपने मुल्क के लिए, तो हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब भी, हमेशा भी हमारे यहाँ जब भी फायरिंग स्टार्ट हुई है तो फायरिंग की शुरुआत पाकिस्तान से हुई है। और जब शाम को हम मीडिया देखते थे तो मीडिया में पता चलता था कि आज जी हिंदुस्तान की तरफ से बहुत ही ज़्यादा गोलाबारी पाकिस्तान पे हुई और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। हम तो आई विटनेस हैं कि हमेशा शुरुआत वहाँ से हुई। और जाहिर सी बात है, आप मेरे घर पे पत्थर मारोगे, मैं आपको बख्शूंगा। मेरी जो सेना बैठी है, मेरे जो मुल्क की फौज बैठी है, वो किसके लिए बैठी है? जब उनके लोगों के ऊपर जुल्म होगा तो वो तो बैठे हैं ना अपने लोगों को बचाने के लिए, वो तो अपने लोगों की तरफ से फायर तो करेंगे ना। हमेशा पाकिस्तान की ये एक रीत रही है कि वो पत्थर तो पहले खुद मारता है, फिर उसके ऊपर जो इल्ज़ाम होता है, जो एलिगेशन होता है, वो हमेशा हिंदुस्तान के ऊपर लगाता है। शहनवाज, आपको लग रहा है जैसे जो सी पैक बन रहा है तो उसके माध्यम से जो पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा रहा है, क्या चाइना फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान के मिसमें? इस टाइम पे जैसे मेरे भाई ने अभी कहा था कि आधा पाकिस्तान जो है वो चाइना का गिरवी है। अब देखिए, जो पाकिस्तान से या चाइना के अंदर जो व्यक्ति जाता है रोज़गार को लेके काम करने के लिए वहाँ पे, तो वहाँ पे कंपलसरी उसकी शादी कराई जाए इस कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल। अगर उसके बाद 5 साल या 10 साल के बाद वो व्यक्ति अपने देश वापस जाना चाहे तो उसकी जो बीवी, जो बच्चे हैं, उसको अधिकार नहीं है साथ लेके जाने का। अब देखिए हालत मतलब वहाँ उनकी क्या है। तो इस टाइम पे जो चाइना है वो नस्ब पाकिस्तान जो है चाइना के ऊपर डिपेंड है। सारा जो भी जा रहा है वो चाइना की ओर पाकिस्तान को हमायत मिल रही है। और इस समय में पाकिस्तान, जैसे हमारे पीएम ने कहा था कि पाकिस्तान को टेररिस्ट घोषित किया जाए। मैं लास्ट पे कंक्लूड कर रहा हूँ, जो सवाल है हमारा अहम सवाल है, क्या ये बात सच नहीं है चाइना में भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफियाँ और बदसलूकियाँ होती हैं, तो पाकिस्तान उसका एक सच्चा दोस्त माना है, जाना जाता है, क्या वो चाइना को नहीं बोल सकता है कि वहाँ के मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान उसका गुलाम है, तो वो कहाँ बोलेगा चाइना को कि भाई तुम ऐसा ही ना करो। वो तो पूरी दुनिया जानती है कि चाइना में क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, वो तो कर रहे हैं। पाकिस्तान बोलेगा तो पाकिस्तान को कहाँ से मिलेगा फिर पूरा फंडिंग? वो सारा चाइना के बेस पे तो चल रहा है। वकार, देखिए, ये बात सच है, दुनिया इस चीज़ की वाकिफ़ है कि चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते, मुसलमान मस्जिद में नहीं जा सकते, मुसलमान रोज़ा नहीं रख सकता, मुसलमान अपने वो क्या बोलते जो हमारे कल्चर में होता है, जो हमारी माएँ बहनें दुपट्टा लेके चल सकती हिजाब नहीं कर सकते। मुसलमान जो अपने जिस रास्ते पे, जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें पूरा हक है, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, हमें कोई हिंदू भाई नहीं रोक सकता। हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, हमें कोई सिख भाई नहीं रोक सकता। हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे,
हमें कोई ईसाई भाई नहीं रोक सकता। लेकिन चाइना के अंदर कोई ऐसा नहीं है, चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। अगर पाकिस्तान ये बोलता है, अगर पाकिस्तान अगर ये मानता है कि वो मेरा सच्चा दोस्त है तो वो उसको क्यों नहीं बता? कैसे बोलेगा? अब वो उसके नीचे दबा हुआ है ना। सी पैक जो अभी आपने सी पैक की बात उठाई, सी पैक कहाँ से चल रहा है? सी पैक चला कौन रहा है? सी पैक का पैसा कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान के पास अपना है कि वो सी पैक बनाए? ना। उसकी इतनी औकात है? सी पैक बनाने वाला है चाइना। तो चाइना को वो बोलेगा कि भाई आप ये कर दो, क्या बोलते हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हो, तो वो कहाँ उसको फिर वो फंडिंग वगैरह करेगा? वो तो फिर उसको वो लालटेन ही दिखाएगा। महराज, इसी बात को मैं लेके आपके पास आता हूँ कि क्या ये सच है कि फिर पाकिस्तान ओपनली चाइना को क्यों नहीं बोलता है कि यहाँ वहाँ पे भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफियाँ होती हैं? देखिए नसीम साहब, जब कोई शख्स मकरूज़ हो जाए तो वो अगले शख्स को कभी कोई दावा पेश नहीं कर सकता। ये बात सच है कि चाइना में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन इससे भी आप पीछे नहीं हट सकते हो कि पाकिस्तान में जो भी डेवलपमेंट हो रही है, कुछ हो रही है, वो चाइना के थ्रू हो रही है और पाकिस्तान को फंडिंग जो है चाइना कर रहा है। तो पाकिस्तान कैसे इस चीज़ का अपोज कर सकता है कि हमारे पे आप जुल्म कर रहे हो, हमारे लोगों पे जुल्म कर रहे हो? तो नाजरीन, मैं पुरुम्मीद हूँ आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो मेहमान गिरामी हमारे साथ रहे उन्होंने अपना दिल खोल के बोझ हल्का किया होगा। हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों ने आपकी मन की बात का खुलासा किया। हकीकतन तो यह है कि जिन बातों का खुलासा इन्होंने किया वो आप भी करना चाहते हैं, मगर शरपसंद अनासर और कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानी हामियों की डर की वजह से आप अपने मन की बात का इजहार करने से डर रहे हैं। मैं आप सब नाजरीन से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।